कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि हम टियर 3 कॉलेज में हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको पूरा नॉलेज है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का नॉलेज है और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी हद तक अच्छा है, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप शॉर्टलिस्ट भी होगे और आपको इंटरव्यू कॉल्स भी आएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू CRIT सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोगों के रेगुलर कमेंट आ रहे थे कि आप एक टियर 3 के कैंडिडेट हो और आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करना चाहते हो। तो आज की वीडियो में हमने बात किया है मयूर से, जिन्होंने अपना कॉलेज टियर 3 से कंप्लीट कर लेने के बाद एक सर्विस बेस्ड कंपनी को ज्वाइन किया और अभी ये काफ़ी अच्छी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वॉलमार्ट में एज SD3 वर्क कर रहे हैं। तो मयूर ने ऐसा क्या किया जिनकी वजह से इनका सैलरी 7 लाख से बढ़ के 23 लाख का हो गया, लगभग 200% हाइक इन्हें मिला। इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप एक टियर 3 के स्टूडेंट हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव, जिसमें हमने हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात की है। रिज्यूम शॉर्टलिस्ट की बात कर लो, आप DSA की बात कर लो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, हर एक एस्पेक्ट के बारे में इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहेगा। तो बिना किसी देरी की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम मयूर, वेलकम टू आवर चैनल। मयूर, हमारे साथ ज़्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं ये टियर 3 के स्टूडेंट हैं और ये अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करना चाहते हैं। तो आपकी जो जर्नी है इन्हें ज़रूर मदद करेगी कि किस तरीके से ये टियर 3 में रहते हुए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। ओके, तो मैंने भी अपने करियर की शुरुआत मतलब एक टियर 3 कॉलेज से ही करी थी। एक टियर 3 कॉलेज से मैं पास आउट हुआ और उसके बाद में मैंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब की। फिर वहाँ से स्विच करके एक अदर सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब की और उसके बाद आज मैं वॉलमार्ट में एज अ SE3 पोजीशन पे काम कर रहा हूँ और मेरा जो रोल है वो एज अ बैकएंड जावा डेवलपर है यहाँ पे। अच्छा, और तो मयूर, आपको सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दोनों में ही वर्क करने का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि अगर वो सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब करते हैं या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब करते हैं तो दोनों में उनके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है और कहाँ पे जॉब करना उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जी ज़रूर। मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड ही करता है। अगर आपको नए चैलेंजेस और कुछ नया सीखने का हमेशा एक जज्बा है आप में, अगर तो आप हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड को देखोगे। और अगर आपको लाइक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए या फिर आपको ऐसा जो काम चाहिए जो आपको स्मूथली लेके जाएगा, तो आप जो है उसको सर्विस बेस्ड कंपनी की तरफ आप जाइए, तब आपका एकदम सही जाएगा। और मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी में कैसा होता है कि आपके पास आप किसी एक थर्ड पार्टी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, अच्छा, है ना। और क्लाइंट आपको एक टास्क देता है, उस टास्क के ऊपर आपकी एक पूरी टीम होती है जहाँ पे वो टास्क को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं और फिर एक एक पर्सन के पास में उसका एक काम आता है। तो वो काफ़ी छोटे छोटे इसमें काम आता है और आपको हर कोई रहता है वहाँ पे हेल्प वगैरह करने के लिए। तो ये सर्विस बेस का एक कल्चर होता है। और प्रोडक्ट बेस में इसका थोड़ा रिवर्स है। तो जहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट बेस में आपको एक पूरी ऑनरशिप दी जाती है एक पर्टिकुलर टास्क की, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल है। तो आप मतलब आप ही को वो टास्क की जो रिक्वायरमेंट्स है वो लेनी है। आप ही को वो टास्क के अंदर जो भी चीज़ आपको करनी है वो सारी चीज़ें आप ही को सजेस्ट करनी है और आप ही को डेवलप करना है, आप ही को टेस्ट करना है और आप ही को उसको प्रोडक्शन तक लेके जाना है। तो ये एक डिफरेंस है जो सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड में मैंने देखा। अच्छा मयूर, सैलरी वाइज और ग्रोथ वाइज भी इन दोनों कंपनियों में कुछ डिफरेंस आपने देखा है? हाँ, ऑफ कोर्स। सैलरी वाइज भी जैसे आपके सर्विस बेस में आपके पास में चैलेंजेस कम होते हैं, ये तो बात है ही, और उसी के बेसिस पे आपको सैलरी जो है वो बढ़ती है। अच्छा, लेकिन प्रोडक्ट बेस में आपको चैलेंजेस भी ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें आपको डे टू डे में कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा और आपको उसको रिजॉल्व करना है, आपको आपका प्रोडक्ट बनाना है। तो ये सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कंपेयर टू सर्विस बेस्ड आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा मतलब। अच्छा। और तो मेरे जैसे कि आपने बताया कि आपने अपनी जर्नी कॉलेज के बाद पहले सर्विस बेस्ड कंपनी से स्टार्ट की, फिर आप उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच हुए, तो इसके लिए आपने ऑब्वियसली बातें प्रिपरेशन की होगी।
और आपने कैसे टाइम मैनेज किया कि आप जब सर्विस कंपनी में काम कर रहे थे, आपने इसकी प्रिपरेशन अल्टीमेटली कैसे की? जी, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि टाइम मैनेज करना जब आप काम कर रहे हो तब टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मैं भी इसी तरीके से गया था। मैंने एक्चुअली स्केलर एकेडमी जॉइन किया था। अच्छा। तो स्केलर एकेडमी में मुझे लाइक प्रॉपर गाइडेंस वगैरह ये सारी चीज़ें मेरे को वहाँ पे मिलती थी। एक प्रॉपर मेंटर मिला था। तो मतलब जैसे ही हमारा कोचिंग वगैरह थी जो स्टार्ट होती थी तो वो 9 से स्टार्ट होती थी, और उनका जो करिकुलम था वो एक्चुअली इन्हीं लोगों के लिए था जो वर्किंग है। अच्छा। तो हाँ, मतलब रात को 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती थी और फिर 11 बजे तक के वो क्लासेस चलती थी। फिर अच्छा। हमको असाइनमेंट करने के लिए भी लाइक सुबह वगैरह का टाइम मिलता था। तो ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे एक टाइप से मैनेज थी। तो हाँ, मेरा मेन स्केलर एकेडमी ज्वाइन करने का यही रीज़न था कि गाइडेंस प्रॉपर मिले, मुझे कोई मेंटर मिले जो मुझे इन फ्यूचर मेरे करियर को एक पाथ दे। अच्छा। ये सारी चीज़ें मतलब तो मैंने स्केलर के थ्रू मतलब इन सारी चीज़ों को मैनेज किया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा मयूर। मयूर, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है, बहुत से बच्चे जो अभी कॉलेज में पढ़ते हैं उनको ये डाउट रहता है, क्योंकि आजकल जब भी वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हैं तो दो चीज़ें सामने आती है, एक तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और दूसरा डेवलपमेंट। तो आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर डेवलपमेंट इसमें से क्या किया था, और आपके हिसाब से इन दोनों में कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ज़रिए किसी बच्चे को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आसानी से मिल सकती है? हाँ, तो मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मेरे कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर दी थी, सेकेंड ईयर से। जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ लिया था उसके बाद में मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी। कोडशेफ एक प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज़ करता था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। और अगर मैं बात करूँ लाइक अगर फ्रेशर्स की बात करूँ तो उनके लिए डेवलपमेंट का ज़्यादा कंपनीज पूछती नहीं है। अच्छा। अगर आप जैसे HD1 लेवल पे जाएंगे एज अ डायरेक्ट फ्रेशर से अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं तो उनका ज़्यादा फोकस आपके बेसिक के ऊपर होता है कि आपने जो टेक्नोलॉजी जो सीखी है, जैसे जावा है, पाइथन है, जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं आपको क्या उसका बेसिक आता है। और इसके अलावा कि उनका ज़्यादा फोकस डीएस और एल्गो के ऊपर रहता है। अच्छा। अच्छा। तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एल्गोरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह आती है तो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करके वो एक कैंडिडेट को हायर करते हैं। अच्छा। तो फ्रेशर के लिए तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हाँ, आपको डीएस और एल्गो के और प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक बहुत सही रास्ता है। हाँ, हाँ। और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब डीएस एल्गो का थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्रेशर, लेकिन उनका डेवलपमेंट का बढ़ जाता है। अच्छा। अच्छा। तो क्योंकि उन जो एक्सपीरियंस है 2 या 3 साल एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आर्किटेक्चर पता होना चाहिए कि आपने कैसे काम किया है, आपने टेस्टिंग कैसे करी है, आपने इसको मतलब जो भी आपके कस्टमर्स है उनको आप कैसे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब अगर आपने 2-3 साल एक प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है तो कंपनी भी एक्सपेक्ट करती है। और कंपनी मतलब एक्सपीरियंस के लिए तो डेवलपमेंट का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अच्छा, यानी ऐसा फ्रेशर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एक्सपीरियंस के साथ किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साथ एक डेवलपमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, कई सारे लोगों का ना मुझे मयूर ये भी कमेंट आता रहता है कि उनका जो परसेंटेज है, जो CGPA है, वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अगर उनका क्या CGPA कम है, अगर वो 1 से 2 साल किसी स्टार्टअप में काम कर लेते हैं तो क्या वो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के एलिजिबल हो जाते हैं? क्या इनका कोई इफ़ेक्ट आता है? CGPA का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से एक लिमिट तक के तो इसका वेटेज है। अच्छा। क्योंकि हर कंपनी जैसे आप अगर आप डायरेक्ट कॉलेज से अगर आप अप्लाई करते हैं ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस,
किसी पर्टिकुलर फ्रेशर की अगर हम बात करें तो उसके लिए सीजीपीए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक सीजीपीए पहली स्क्रीनिंग प्रोसेस में ही आ जाता है। तो जैसे 10th एंड 12th में जैसे आपका फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है, वैसे आपका सीजीपीए भी एक लेवल से ऊपर होना जरूरी है, और वो डिफर करता है हर कंपनी के लिए। तो ये मतलब ये स्क्रीनिंग प्रोसेस पहली स्टेप होती है। अगर आपका रिज्यूम अगर स्क्रीन ही नहीं हुआ तो आपको इंटरव्यू का मतलब कॉल ही नहीं आएगा। तो फिर बस इतना रोल होता है सीजीपीए का। और अगर आप किसी स्टार्टअप में अगर 2-3 साल काम कर लेते तो ऑफ कोर्स मतलब अगर आपके उसके बाद में अगर आपके पास में डीएस एल्गो और आपका जो भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपने काम किया अगर उसका पूरा नॉलेज है तो आप पक्का एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बाद में जा सकते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद ये। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप टियर 3 में पढ़ रहे हो, अगर आपका परसेंटेज कम है और उसके बाद भी अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप ऐसे में 1 से 2 साल स्टार्टअप कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हो। और उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे प्लेसमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे कि मयूर जी ने भी बताया। मयूर, हमारे साथ क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं ये टियर 3 के स्टूडेंट हैं, तो आपने एक्चुअल में क्या रोड मैप फॉलो किया और आप क्या रोड मैप इनको फॉलो करने के लिए बोलना चाहोगे जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में हैं या फिर ऐसा स्टूडेंट जो कि अभी कंप्लीट कर चुका है अपना कॉलेज और किसी सर्विस बेस्ड कंपनी को ज्वाइन कर चुका है, उन्हें क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए जिसके ज़रिए वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन कर पाएँ? तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस करी है लोगों में वो होती है कि हम टियर 3 कॉलेज में तो हम एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जा सकते। अच्छा, ये मेंटेलिटी सबसे पहले हमको हटाना चाहिए। मतलब कोई भी एसोसिएट या फिर कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि हम टियर 3 कॉलेज में हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको पूरा नॉलेज है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का नॉलेज है और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी हद तक अच्छा है तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप शॉर्टलिस्ट भी होगे और आपको इंटरव्यू कॉल्स भी आएंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ अपन हटा देते कि सिर्फ मेंटली आप बस प्रिपेयर रहे कि आप भी एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी प्रिपरेशन करते हैं वो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें। जब मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मैंने भी यही सारे चैलेंजेस फेस करे थे। हम YouTube के ऊपर जाते हैं, हमें जो भी वीडियो पहले दिखता है हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं, बट वो एक गलत चीज़ है। आप एक प्रॉपर किसी मेंटर से आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए। कोई भी आपका अगर दोस्त होगा, आपकी फैमिली में कोई सीनियर पर्सन होगा तो उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिए, एक प्रॉपर गाइडेंस ले लीजिए और उस गाइडेंस के हिसाब से एक प्रॉपर टारगेट के हिसाब से आप अपने आप को पूरा तैयार कीजिए। क्योंकि जो भी मेन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड टियर 1 जो भी कंपनीज है वो आपका ज़्यादा फोकस ये नहीं देखती है कि आपको कितना वास्ट आता है, वो आपको ये देखती है कि आपको कितना डीप आता है। ये आपको अगर 4 टॉपिक भी अगर आपने बोले कि मेरे को ये 4 टॉपिक आते हैं तो आपको वो 4 टॉपिक एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो ये किसी भी बड़ी कंपनी का, किसी भी टियर 1 कंपनी का मेन फोकस होता है। हाँ, तो ये 2 चीज़ें मैं बताऊँगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वो थोड़ा सी पढ़ लेते हैं, C++ पढ़ लेते हैं, फिर जावा भी पढ़ लेते हैं, वेब डेवलपमेंट भी पढ़ लेते हैं। तो ये शायद उनको ज़्यादा थोड़ा सा है ना उनका जो अल्टीमेटली रोड मैप है उसे हटा देता है। तो आप यहाँ पे बस बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ें और उसमें काफ़ी डीप पढ़ें और DSA को ज़रूर इंक्लूड करें। जी, क्योंकि DSA जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है। आपको लैंग्वेज पढ़ने से भी पहले आपको DSA पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एकदम कोर है। अच्छा। और इसके ऊपर सारी कंपनी ज़्यादातर फोकस DSA के ऊपर इसलिए करती है क्योंकि अगर आपको DSA और प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है तो आप इसके टॉप पे कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं। हाँ। जब भी हम लोग ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हैं मयूर, तो 2 वर्ड सबसे ज़्यादा सामने आता है। एक तो DSA, और DSA का क्या इंपॉर्टेंस है पहले तो ये हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। और दूसरा रिज्यूम। बहुत सारे बच्चों का यार हमेशा ये कमेंट आता रहता है कि यार वो अप्लाई तो कर रहे हैं, शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पा रहा है उनका रिज्यूम। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? सबसे पहले अगर हम DSA की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि DSA हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कोर है। तो
जब तक कि आप आपके नींव में मजबूत नहीं करेंगे, आपका घर मजबूत नहीं होगा। उसी टाइप से अगर डीए से आपका मजबूत नहीं है, तो उसी टाइप से अगर आप ऊपर की चीज़ें जैसे मशीन लर्निंग, एआई वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ भी लेंगे, तो भी आप उसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। अच्छा। आपका बेसिक नॉलेज मिसिंग है। तो या डीए से बहुत ज़्यादा रोल परफॉर्म करता है। मतलब अगर आप टियर 1 कंपनीज में जाओगे, तो भले ही आपको एक्सपीरियंस एक फ्रेशर लेवल का हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का हो, ऑलवेज डीएसए का तो एक राउंड होता ही है। अच्छा अच्छा। जो कि आपको क्रैक करना पड़ता है। तो आप इम्पोर्टेंस इसी से आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं डीएसए और एल्गोरिथम की कितनी है। अच्छा। और अगर हम रिज्यूम की बात करें, तो रिज्यूम का मेनली जो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही रिज्यूम में एज अ फ्रेशर वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, और एक ही रिज्यूम में वो काफ़ी सारा कंटेंट डाल देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस जाना चाहिए, एचआर जो होते हैं उनके पास में थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेज आते हैं ना, 1000 से भी ज़्यादा आते होंगे। उनका डेली का शेड्यूल ही यही है, उनके पास में काफ़ी सारे रिज्यूम आते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना है। लेकिन अगर आप आपके रिज्यूम में क्रिस्प और क्लियर अगर कंटेंट नहीं होगा आपके रिज्यूम में, तो एचआर डायरेक्टली आपके रिज्यूम को देख के आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आपका अगर रिज्यूम पूरा फील्ड है, तो बहुत मुश्किल होता है कि उसमें स्किल्स को देख पाना, उसके जो कैंडिडेट के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देख पाने, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। तो आपके रिज्यूम को बहुत शॉर्ट रखे, क्रिस्प रखे, क्योंकि जितना भी आपने बस लिखा है, बस आपको वो चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। आपको ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है। नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज़ आती है और ये चीज़ मेरे को बहुत परफेक्टली आती है, और इससे रिलेटेड मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है। अच्छा। बस इतना अगर आपने रिज्यूम में मेंशन कर दिया, तो वो हेल्प करेगा आपको शॉर्टलिस्ट होने में, स्क्रीनिंग प्रोसेस। अच्छा मयूर, एक्चुअल में इंटरनेट में प्रिपरेशन के लिए कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कई सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कई पेड रिसोर्सेज हैं। तो आपने कौन सा यहाँ पे रिसोर्स फॉलो किया था, और आपके हिसाब से जो पेड मटेरियल्स होते हैं और जो फ्री मटेरियल्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? अगर हम स्टार्ट करें फ्री मटेरियल से, तो हमारे पास में बहुत सारे फ्री मटेरियल्स है अभी। अगर हम बात करें यूट्यूब की बात करें, या फिर और भी अदर प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये सारे मटेरियल फ्री है। लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम जुड़ के आती है कि आपके पास में बहुत सारा कंटेंट है, तो ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, आप एक पर्सन को उसमें देखोगे तो एक पर्सन बोलेगा कि आपको ये करना चाहिए, दूसरा वीडियो देखोगे, दूसरा पर्सन बोलेगा आपको ये करना चाहिए करियर। तो जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। तो ये जो है ना, वो फ्री में हमको ये नहीं प्रॉपरली, मतलब जो गाइडेंस होता है वो प्रॉपर नहीं होता है फ्री वाले में। और जो कि पेड में हमको ये प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। उनकी एक हायरार्की होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो लर्निंग होनी चाहिए वो सारी लर्निंग वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद में मतलब आप एट द एंड आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है अंदर से कि हाँ, अब मैं एक कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर सकता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास में वो जो गाइडेंस भी मेरे को प्रॉपरली मिला है, और मुझे जो बेसिक नॉलेज है वो भी है। और अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मैंने इन टर्म्स में मैंने स्केलर एकेडमी को ज्वाइन किया था। मैंने एक्चुअली, मुझे भी सर्विस बेस्ड से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए यही सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट शॉर्टलिस्ट नहीं होता था, प्लस अगर मुझे गलती से कॉल आ भी जाता है तो भी मैं सारे राउंड क्रैक नहीं कर पाता था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के। तो यही सारी प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी है। तो मैंने अपना इंटरव्यू बिट जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर स्टार्ट किया था कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना। वहाँ पे इंटरव्यूज़ के हिसाब से, जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप एक स्टेजेस बनाई गई है। उसके हिसाब से मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। वहीं से मुझे स्केलर का रेफरेंस मिला और मैं स्केलर एकेडमी में गया। अच्छा। तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मेरे को चाहिए था। तो
स्केलर एकेडमी में मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मिला। जो मुझे जो पढ़ाने के लिए जो ट्यूटर्स थे वो ऑलरेडी एक अच्छी कंपनी में काम कर चुके थे। अच्छा। उनके जो फाउंडर है वो फेसबुक से खुद आए हैं। अच्छा। तो मुझे मतलब वो प्रॉपर गाइडेंस मिला मुझे बात करने के लिए। मतलब अगर जो भी मेरे डाउट्स है वो सब चीज़ों के लिए मुझे एक पर्टिकुलर एक पर्सन असाइन होता है वहाँ पे, एक मेंटर मिला जिससे मैं अपने जो भी डाउट है वो सारे पूछ सकता हूँ कि मुझे स्टार्टअप में जाना चाहिए कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए, कि मुझे जावा में जाना चाहिए, कि मुझे पाइथन में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें मतलब मैं सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकता था। हाँ। तो बस ये एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बाकी आप प्रैक्टिस अपने हिसाब से जितनी भी आप करते हो वो मेरे ख्याल से वेल इनफ है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस में आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो आप उस एंड टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे जो आपने सोचा है। ये बात तो सच्चाई है। यूट्यूब में आजकल कई सारे लोग आके अपना अपना नॉलेज शेयर करते हैं और अल्टीमेटली उन लोगों ने भी अपने समय पे कहीं ना कहीं तैयारी की होती है। तो मेरा यहाँ पे व्यूअर्स को यही कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो और आप अपने इस सिस्टम को ऐसे बेकार नहीं जाना चाहते तो आपको ज़रूर किसी न किसी से गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है दोस्तों ये दोबारा शायद आपके पास ना आ पाए। तो इस समय अगर आप प्रॉपर गाइडेंस पे सारा काम करेंगे तो एक तरीके का ये इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, जो कि आपको आगे चल के इसका फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। वैसे ऑल्दो रिसोर्सेज कई सारे अवेलेबल हैं, अगर आपको लग रहा है पैसों की कमी है तो आप उन रिसोर्सेज को भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप ईजिली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मयूर से हम लोग लास्ट में एक ये जानना चाहेंगे, मयूर वो बच्चा जो अभी टीयर 3 के फर्स्ट सेमेस्टर को अभी ज्वाइन किया है या फिर वो जो अभी सर्विस बेस्ड कंपनी को ज्वाइन किया है, लास्ट में आपका उनके लिए क्या सजेशन रहेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए? जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में है उनके लिए तो मेरा यही सजेशन है कि आप तो अभी बेसिक्स के ऊपर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर से ही जैसे सी प्रोग्रामिंग, फिर जावा, फिर डीएस एल्गो वगैरह सारे टॉपिक्स आपके पास में आएंगे। तो आप बेसिक के ऊपर ही ध्यान दीजिए और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग वगैरह ये सारे टॉपिक भी मतलब एक अच्छी फ्रेशर्स के लिए एक अच्छी टीयर 1 कंपनी में जाने के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो आप मतलब आप जो भी आपके कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह है उन्हीं के ऊपर आप ध्यान दीजिए और पैरेलली मतलब जैसे आपका डीएस, नेल्गो वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती है तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप मतलब गिग्स फॉर गिग्स या इंटरव्यू बीट या बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स है लाइक लीड कोड है। इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है इन फ्यूचर। तो ये तो हो गया पहले ईयर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जिन्होंने अभी अभी एक सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन की है उनके लिए भी मतलब सेम है। अगर आपका कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल बना हुआ है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ऑलरेडी तो आप उसी को कंटिन्यू कीजिए आप। और मतलब अगर आपका नहीं बना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्टार्ट कर दे वो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप जितना हो सके उतना डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के अंदर आपको मास्टरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस आपको आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर जो काम कर रहे हैं और ट्राई कीजिए कि आप उसको एंड टू एंड जान लें। मतलब ये ना सोचे कि मेरा इतना ही काम है तो मैं इतना ही जानता हूँ, ये नहीं। मतलब पूरा प्रोडक्ट कैसे चल रहा है यूज़र से लेके तो पूरा सर्वर बैकएंड तक के पूरा आपको एक आइडिया होना चाहिए, एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर का पूरा एक आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे चल रही है। भले आपको कुछ क्वेश्चन के जवाब ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक पूरा एंड टू एंड आइडिया होना चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो कैसे चल रहा है। सो थैंक यू मयूर अपना प्रीशियस टाइम हम लोगों को देने के लिए। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एक रोड मैप मिल गया होगा कि किस तरीके से टीयर 3 में पढ़ते हुए भी आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर सकते हो या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी को ज्वाइन करने के बाद एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर सकते हो और अपनी सैलरी को काफ़ी परसेंटेज तक बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस तरीके का कोई और पॉडकास्ट आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पर इसके बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू।